एक बार फिर आपका स्वागत है प्रजापति क्लासेस में, मेरे प्यारे बच्चों और मेरे प्रिय मित्रों और साथियों। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रजापति क्लासेस में अब ऑफलाइन बैचेज के साथ ऑनलाइन बैच भी प्रारंभ हो चुकी है। एक बार आप लोग मिलकर के सहयोग करेंगे, क्लास को सपोर्ट करेंगे, देखेंगे। और अब हम लोग हिंदी व्याकरण के अगली कड़ी में वर्णमाला का अध्ययन कर रहे थे, जिसको मैंने स्वर को पूरी तरह से पढ़ा दिया था और व्यंजन स्टार्ट हो चुका है। व्यंजन में हमने उनके परिचय को पढ़ लिया है, कौन से कौन व्यंजन क्या है बेटा, उसको मैंने बताया था। हिंदी वर्णमाला में वर्णों के जो व्यंजन वर्णों के जो मूल वर्ण हैं वह बेटा पहले तो 33 थे, अब कितने मान लिए गए? 34। विशिष्ट व्यंजन जो बढ़ा है बेटा, इसलिए वह 34 हो गया। वर्गीकरण मैंने बताया था कि किसको किस नाम से जानते हैं बेटा, अगली क्लास में हो चुका था। एक बार हम रिवाइज करते हुए चलते हैं। कुछ लोगों की यह शिकायत है कि सर आप देख करके पढ़ाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों और अन्य जिन्होंने यह सोचा है, किसी भी तरह कहीं से भी प्रश्न कर सकते हैं आप। पूरे डिटेल्स को किसी भी चैप्टर से कभी भी सुन सकते हैं। यह नोट्सबुक मेरी जो है कई पुस्तकों का संग्रह है, बहुत सारे एग्जाम्पल उदाहरण है, ज़्यादा मैं बताने का प्रयास करता हूँ। अगर कोई शिक्षक बेटा ऐसे पढ़ाता है, 1 से 2 4 6 उदाहरण देंगे। अभी तो आपकी यह शुरुआत है बेटा, इतने उदाहरण आपको जितने आप प्रैक्टिस करेंगे, उदाहरण देंगे, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बाकी ये मन में भ्रम न पालें किसको क्या आता है, कितना आता है, कैसे आता है। एक बार जुड़ें, समझने का प्रयास करें तो समझ पाएंगे बेटा कि क्या अंतर है शिक्षकों में अन्य लोगों से। तो ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि असलियत ही होती है। तो आप भ्रामक स्थिति पर ध्यान न दें, ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, पढ़ें, जुड़ें। अभी क्लास स्टार्ट हुई है बेटा, सारी चीज़ों को जान पाएंगे, तब आप समझेंगे कि अन्य शिक्षकों की अपेक्षा या प्रजापति क्लासेस के जितने भी शिक्षकगण हैं वह क्या देते हैं, क्या करते हैं। अक्लमंद इशारा काफ़ी, बाकी आप समझ गए होंगे। हम लोग चलते हैं अपने कार्य पर बेटा। कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं, क्योंकि बारीकता से पढ़ाने के लिए बेटा काबिल बनना ज़रूरी नहीं है बाबू। अगर कोई शिक्षक देख करके पढ़ाता है तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। वह कैसे आपको संतुष्ट कर पाता है, यह सबसे अच्छी बात। उसके पास बहुत अधिक ज्ञान ही हो करके क्या करेगा, जब सामने बैठे हुए बच्चों को वह संतुष्ट न कर पाए। तो एक शिक्षक की सबसे बड़ी अहम भूमिका होती है उसको संतुष्ट करना। बाकी सबका अपना अपना विचार है। अब हम चलेंगे बेटा अपने क्लास की तरफ। बाबू हमने व्यंजनों को पढ़ा था। व्यंजन वे होते हैं बेटा जिनको उच्चारित करते समय हमारे मुखांग जो होते हैं बाबू कहीं न कहीं स्पर्श करते हैं, अर्थात स्वरों की सहायता से ये बोले जाते हैं, बताया गया है बेटा। फिर मूल रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी बताई गई थी बेटा? मूल रूप से व्यंजनों की संख्या 34 हो गई है। इसके पहले कितनी थी बेटा? 33 थी। यह आप जानते हैं बाबू। फिर उसके बाद हमने चला था बेटा कि 34 व्यंजन को लिखने के बाद मैंने उसका वर्गीकरण किया था। न, य, ड़, न, म, ये जो 5 थे बेटा, इनको पंचमाक्षर कहा गया या इन्हीं को द्विस्थान उच्चरित कहा गया बेटा। क्यों द्विस्थान उच्चरित कहा गया? क्योंकि यह एक बार मुखागत बोले जाते हैं, जैसे कंठ, ताल, दंत, मूर्धा, ओष्ठ से, और फिर बाबू एक बार नासिक से बोले जाते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने बेटा राउंड किया था, क से लेकर के म तक को स्पर्श व्यंजन कहते हैं बेटा, जिनकी संख्या 25 होती है। इन्हीं को ही हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं बेटा। कादयो मावसाना, क हो आदि में जिसके तथा म हो अवसान में जिसके, उसे हम कहते हैं बेटा स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, जिनकी संख्या कितनी होती है बेटा? 25 होती है। फिर आप लोगों ने च, छ, ज, झ, इसको मैंने राउंड किया था बेटा। तो यह 4 थे बाबू, यह 4 थे। तो इनको कहा गया स्पर्श संघर्षी व्यंजन। बेटा तू फंसेगा कहाँ, ध्यान देना बाबू। संघर्षी व्यंजन ऊष्म व्यंजन को कहते हैं, संघर्षी व्यंजन ऊष्म व्यंजन को कहते हैं, लेकिन स्पर्श संघर्षी व्यंजन च, छ, ज, झ को कहते हैं बेटा। च, छ, ज, झ वो 4 हैं उस स्पर्श संघर्षी व्यंजन। खाली संघर्षी व्यंजन कह दिया तो आप उसमें व्यंजन को मारेंगे, वो भी 4 हैं बेटा।
श, स, स, ह। ये 4 ऊष्म व्यंजन है बेटा। ऊष्म व्यंजन को ही संघर्षी व्यंजन कहते हैं, लेकिन स्पर्श संघर्षी व्यंजन च, छ, ज, झ वो है बेटा। फिर उसके बाद आपने क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ। ये 16 मूल स्पर्शी व्यंजन है बेटा। ये 16 क्या है बेटा? मूल स्पर्शी व्यंजन है। ये हो गया था बेटा। य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है बेटा। अच्छा, जो आपका वो आया हुआ है बाबू विशिष्ट व्यंजन, वो इसी अंतस्थ व्यंजन में ही इंक्लूड होगा बेटा, जोड़ा जाएगा। तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या पहले 4 थी, अब कितनी हो गई? 5। अगर बेटा विकल्प में नहीं है तो 4 मानकर चलिए, लेकिन यह सिद्ध हुआ है व्याकरणाचार्यों ने कि इनको कहाँ रखा है बेटा? अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत। विशिष्ट व्यंजन को ल के बाद आते हैं बेटा, समझ पा रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने यह देखा है बाबू कि अंतस्थ व्यंजन ये जो 4 हैं, उसके बाद आपके आ जाते हैं बेटा ऊष्म व्यंजन 4। स, 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 ह ये ऊष्म व्यंजन थे। फिर उसके बाद य और व ये 2 अर्ध स्वर थे बेटा। र प्रकंपित या लुंठित है बेटा, प्रकंपित या लुंठित है। सबकी परिभाषा बेटा याद है, जब चाहें आप पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं। केवल बेटा आप सीरीज से पढ़ना सीखें, एक तरफ से सारी चीज़ों को जानना सीखें। जिस दिन वर्णमाला कंप्लीट होगी, कोई भी किसी भी प्रैक्टिस सेट को उठा करके आप करिए। एक भी प्रश्न अगर आप नहीं कर पाते हैं, एक भी प्रश्न आपका गलत होता है तो फिर बताएं, मिलें, कमेंट्स करें बेटा। फिर कुछ दिन में हम लाइव हो रहे हैं बेटा। अच्छा चलिए, बात की बात है। फिर उसके बाद कहते हैं बेटा कि प्रकंपित व्यंजन या लुंठित व्यंजन र को कहते हैं बेटा, क्योंकि बड़ी प्रकर्षता के साथ जिह्वा बेटा यहाँ पर कंपन करती है। बोलकर देखेंगे र देखो हिल रही, पूरी तरह से कांपती है जिह्वा, इसलिए प्रकंपित। और वह बेटा लुंठित, थोड़ा सा उस राउंड में आती, घूमती है जिह्वा ऐसे, इसलिए इसे लुंठित भी कहते हैं। जब जिह्वा की नोक बेटा, जिह्वा की जो नोक होती है एकदम पूरे से राउंड में आएगी बेटा, पार्श्विक हो जाएगा प्रकंपित या लुंठित व्यंजन। इतना याद रखेंगे बेटा, ल को लोग लुंठित व्यंजन बता देते हैं, मार देते हैं, बच्चे अक्सर भ्रम कर जाते हैं। ल बेटा पार्श्विक व्यंजन है, र लुंठित व्यंजन है। ल पार्श्विक व्यंजन है, लेकिन र लुंठित व्यंजन है या प्रकंपित व्यंजन है बेटा। दंतोष्ठ वह है बेटा, और ह को काकल्य कहते हैं। इतना तक की बात नेक्स्ट क्लास में हो चुकी थी बेटा। आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा व्यंजनों का वर्गीकरण। जैसे वर्णमाला में स्वरों का वर्गीकरण पढ़े थे, वैसे आज व्यंजनों का वर्गीकरण आप पढ़ेंगे। व्यंजनों का वर्गीकरण। बेटा व्यंजनों का वर्गीकरण, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? व्यंजनों का वर्गीकरण। पहला वर्गीकरण हम लोग देखेंगे उच्चारण स्थान। बेटा उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का एक पॉइंट यह पढ़ेंगे बेटा। फिर प्राणत्व श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। प्राणत्व, प्राण या श्वास, प्राण या श्वास के आधार पर बेटा दूसरा यही रहेगा आपका श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। बेटा प्राणत्व, प्राण या श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। फिर हम देखेंगे बाबू आगे चल करके इनके आधार पर हो गया 1 और 2, तीसरा लिखेंगे बेटा
नाद, गूंज या स्वर तंत्रियों के झंकृत होने के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। सारी चीज़ें बेटा एक ही पुस्तक में नहीं मिलेंगी आपको, लेकिन यह नोट्स बुक से पुस्तकों का सारा संग्रह है बेटा, तो इसलिए कोई चीज़ें छूटेंगी नहीं, ध्यान देंगे। आज हम लोग बेटा व्यंजनों का वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। व्यंजनों के वर्गीकरण को मैंने 3 भागों में बांट लिया, कैसे कैसे हमें अध्ययन करना है इनको देखेंगे बेटा। कहता है उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण एक पढ़ना बेटा, यानी कि व्यंजनों का उच्चारण स्थान कौन कौन सा है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, जिह्वा क्या क्या है, कैसे है बेटा, इसको जानेंगे। प्राण या बेटा प्राणत्व या प्राण या श्वास के आधार पर व्यंजनों के भेद बेटा कैसे हैं, अल्प प्राण, महाप्राण क्या क्या है बेटा, इनको हम जानेंगे। नाद, गूंज या स्वर तंत्रियों के झंकृत होने के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, इसको देखेंगे बेटा। नाद, गूंज या स्वर तंत्रियों के झंकृत होने के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, ये 3 वर्गीकरण आपको पढ़ना है बेटा। चलेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेटा किसके आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। बाबू क्या पढ़ेंगे, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। इसके आधार पर व्यंजन के 7 भेद होते हैं। मोस्ट प्रश्न बेटा, इसके आधार पर व्यंजन के इसके आधार पर व्यंजन की कितने भेद बताए गए बेटा, 7 भेद बताए गए। नंबर 1 बाबू, कंठ। कंठ से कौन बोले जाएंगे बेटा, क, ख, ग, घ, ङ और ह। ये कहाँ से बोले जाएंगे बेटा, कंठ से। फिर उसके बाद ताल, च, छ, ज, झ, य, स, ईचू यसा नाम ताल। फिर मूर्धा बेटा, ट, ठ, ड, ढ, ड़, ट, ठ, ड, ढ, ड़। रिटुर सा नाम मूर्धा, र और स। फिर बेटा दंत, ऋतु लसा नाम दंत है। यहाँ हो जाएगा बेटा त, थ, द, ध, न, प, तथा न बेटा, सॉरी बाबू, तथा न। फिर हो जाएगा बेटा ऋतु लसा नाम दंत है, ल और स, तथा न। फिर उसके बाद ल और स। फिर ओष्ठ बेटा, प, फ, ब, भ, म। ओष्ठ, प, फ, ब, भ, म, ये हो जाएंगे बेटा। फिर उसके बाद नासिक के व्यंजन,
नासिक की बेटा म, जया तथा धन प म। ये बेटा नासिक है। नंबर 7 बेटा, इसको ध्यान देंगे। नंबर 7 में किसको लिखेंगे बाबू? दंतोष्ठ व्यंजन। व फ, व और फ संख्या में एक ही गिना जाएगा। संख्या में एक ही गिना जाएगा। अब बाबू जरा ध्यान देंगे, हम लोग पहला पढ़ रहे हैं बेटा किसके आधार पर? यहाँ लिखा गया बेटा उच्चारण स्थान के आधार पर, यानी कहाँ कहाँ से व्यंजन बेटा उच्चरित होते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन के कितने भेद बताए गए बेटा? उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन के 7 भेद बताए गए बेटा। उच्चारण स्थान के आधार पर 7 भेद हैं। क्या क्या हैं? कुछ तो व्यंजन बेटा कंठ से बोले जाने के कारण क्या कहलाए बेटा? कंठ्य। पहले दिन मैंने बताया था बेटा यह विशेषण हो जाएगा, यह प्रत्यय लगा हुआ है। जिससे बोले जाते हैं बेटा वो स्थान का नाम कंठ, बोल दिए जाने के बाद उस व्यंजन का नाम कंठ्य हो जाता है, क्योंकि अलग कर दिया गया बाबू इसे। ताल माने कंठ से बोले जाएंगे क ख ग घ ङ और ह। तो संस्कृत जब हम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें बताया जाएगा सूत्र है अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, ईचु यशा नाम तालु, ऋटुरसा नाम मूर्धा, ऋतुलसा नाम दंत, उपदमानिया नाम ओष्टव। है ना बेटा? तो कंठ, तालु, कंठ और दंतोष्ठ है अनेक प्रकार के, लेकिन आपको यह हिंदी वाला पढ़ना है बेटा। तो तालु से बेटा च छ ज झ य और स। तालु से कौन कौन बोले जाते हैं बेटा? च छ ज झ य और स। मूर्धा से बेटा ट ठ ड ढ ड़ र और स। इसको द्विगुणी भी बोलते हैं बेटा, मैं बताऊंगा आगे क्लास में चलेगी इसकी क्लास, एक तरफ से चलते रहेंगे बेटा। दंत बेटा, दंत से त थ द ध ल और स। ओष्ठ बेटा प फ ब भ। नासिक बेटा ङ य ड़ न म। दंतोष्ठ व्यंजन व और फ। एनसीईआरटी ने बेटा 2 माना है, लेकिन संख्या में इंक्लूड एक ही है बेटा। व और फ दोनों दंतोष्ठ है, लेकिन संख्या पूछेगा दंतोष्ठ व्यंजनों की संख्या 1 है बेटा। तो अभी आप इसी को मानेंगे व को। एनसीईआरटी ने 2 माना बेटा, व और फ दोनों को याद रखेंगे बेटा ना। और संख्या में एक ही गिने जाते हैं व। इतना बात समझ पाए बेटा? नोट लिखेंगे। नसल, नसल संस्कृत में दंत, लेकिन बेटा हिंदी में वर्ष ध्वनियाँ वर्ष ध्वनिया के नाम से वर्ष ध्वनिया के नाम से जाना जाता है। अच्छा, यदि विकल्प में दंत हो तो सॉरी बेटा, दंत हो तो दंत सही होगा, दंत सही होगा। और यदि
वर्त से हो तो वर्त सही होगा, दोनों होने पर वर्त का चुनाव करें। वर्ष का चुनाव करें। बहुत सुपर बात है बेटा। नस्ल ऐसे याद कर लेंगे बेटा, नस्ल, नस्ल याद कर लेंगे बेटा। नस्ल कहता है नस्ल संस्कृत में दंत, लेकिन संस्कृत में बेटा दंत, लेकिन बाबू हिंदी में क्या है बेटा ये, लेकिन हिंदी में बेटा ये हो जाएंगे आपके वर्त से ध्वनियाँ। कौन सी ध्वनियाँ बेटा? वर्त ध्वनियाँ के नाम से जाना जाता है। यदि विकल्प में दंत हो तो दंत को सही माने, और यदि विकल्प में बेटा वर्त हो तो वर्त को सही माने। अगर विकल्प में दोनों आते हैं बाबू तो वर्त वाला विकल्प आपके लिए सही होगा। पढ़ ली बेटा। किसके आधार पर पढ़े? ध्यान से सुनेंगे बाबू। किसके आधार पर पढ़ा आपने व्यंजन को? उच्चारण स्थान के आधार पर। कितने तरह के होते हैं बेटा? 7। उच्चारण स्थान के आधार पर कितने होते हैं? 7। उच्चारण बेटा तब तक आप नहीं सीख पाएंगे व्यंजन का जब तक हमारे साथ ही नहीं बोलेंगे। याद हो गया बेटा? जब तक आप हमारे साथ नहीं बोलेंगे तब तक उच्चारण आप नहीं सीख पाएंगे। तो यानी व्यंजन के उच्चारण स्थान के आधार पर कितने हो गए भेद बेटा? 7। क ख ग घ ङ। कितना महानुभाव, का खा गा घा अंगा। क्या उच्चारण है भाई? अरे अमात्रिक तो अ है, तो अ के साथ आप बोलो ना। अ व्यंजन पूर्ति स्वर है। आप आ लगाते हो कहीं पर, आ लगाते हो कहीं पर, ई लगाते हो, इया बोलते हो। उच्चारण हमारे साथ